हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स और एचटेट पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलती हैं। तो जैसे कि हमने स्टार्ट कर रखा है 11th क्लास का अकाउंट्स। 11th क्लास के अकाउंट्स में हमारे 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आज हमने स्टार्ट कर रखे हैं 4th चैप्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे 4th चैप्टर, जिसका नाम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस क्या होता है अकाउंटिंग का पूरा, वैसे तो हम फर्स्ट चैप्टर में भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और बेस क्या होता है अकाउंटिंग करने का, क्लियर, वो भी हमने जब कंसेप्ट किए थे तो दोनों कंसेप्ट्स को पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मोटा मोटा हम कर लेते हैं। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो मनी की टर्म्स में मेजर हो सकते हैं या मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड हैं। उन ट्रांजेक्शन्स को, उन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। उन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है, आपके पास कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होगा। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब है जैसे पे इन स्लिप होगी, चेकबुक होगी, पासबुक होगी, या कोई कैश मेमो होगा, सेल्स इनवॉइस होगा, कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट जिससे पता चले कि वो ट्रांजैक्शन हुई है। उस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम उन ट्रांजैक्शंस, उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे जो मॉनेटरी टर्म्स में है उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, क्योंकि अकाउंटिंग मेनली डील्स करता है उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस के साथ जो मनी की टर्म्स में मेजर हैं। जब हमने उनको मनी की टर्म्स में मेजर्स वाले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगी जो मनी की टर्म्स में मेजर नहीं है। ये हमने पहले ही चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में किया था। अब हमने उन ट्रांजैक्शंस को छांट लिया। उन ट्रांजैक्शंस को छांटने के बाद हम क्या करेंगे, अब प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। प्रिपरेशन ऑफ वाउचर का क्या मतलब होता है, जो हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसकी अभी हमने बात करी थी, कैश मेमो है या कोई पे इन स्लिप है, चेकबुक है, पासबुक है, उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उनके बेसिस पे सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड ऑन वाउचर्स एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स रिकॉर्डिंग इज मेड इन द जर्नल बुक्स और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उस सोर्स डॉक्यूमेंट से, जिससे हमें पता चला है जो भी है, पे इन स्लिप है, चेकबुक है, पासबुक है, उसके बेसिस पे से वो सबसे पहले ट्रांसफर कहाँ होएगी, वाउचर पे। हर एक कंपनी का अपना अपना वाउचर होता है, अपने नाम पे हर एक कंपनी पब्लिश करवाती है, छपवाती है, उसमें सबसे पहले एंट्री होगी। उस वाउचर से हमें पता चलेगा कि भी किस कंपनी को, मतलब किस अकाउंट को डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। उसके बेसिस पे इसके बाद जो हमारे कई बार क्या होता है, वाउचर ही हमारा काम कर देता है सोर्स डॉक्यूमेंट का। जैसे पेटी एक्सपेंसेस होते हैं। पेटी एक्सपेंसेस मतलब जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे कोई आ गया, आपने चाय पिलाई, या जर्नल एक्सपेंसेस हो गए, कोई पेन या नोटबुक लेके आनी पड़ेगी ऑफिस में या बिजनेस में, तो उनके जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं, उनके केस में आपको कोई स्लिप तो देता नहीं है छोटे खर्चों की, तो उनके केस में जो आपके वाउचर्स होते हैं वही आपके सोर्स डॉक्यूमेंट का काम कर देते हैं। उसमें ही पता होता है किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। और इस वाउचर्स के बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब हम इन्हीं ट्रांजैक्शंस को किस में एंटर करेंगे, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री में। ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री कौन सी होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं जर्नल। जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें सारी ट्रांजैक्शंस जो भी बिजनेस में हुई हैं उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है सबसे पहले, इसलिए बोला जाता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले एंट्री वहीं हुई है, क्लियर। अब जो ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री है, जिसे हमने जर्नल का नाम दिया, अगर आपका छोटा बिजनेस है तो आप एक ही जर्नल लिख सकते हैं। उसमें डे टू डे, डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आपकी एंट्रीज आपको मिलेंगी, डेट वाइज, डेट टू डेट आपको एंट्रीज मिलेंगी, क्लियर। लेकिन अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, मतलब उसकी एंट्रीज जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बहुत वाइड हैं, तो आप क्या करेंगे, एक जर्नल लगाने की बजाय आप सब जर्नल्स लगा सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्पेशल जर्नल्स, या आप कह सकते हैं सब जर्नल्स, सब जर्नल्स या स्पेशल जर्नल्स। जैसे जितनी भी कैश से रिलेटेड हैं, आप कैश जितनी भी रिलेटेड है उन्हें आप क्या करो, कैश बुक में लिख दो। उसके बाद जितनी भी क्रेडिट परचेज और क्रेडिट परचेज जितनी भी हैं उसको आप परचेज बुक में डाल दो, क्रेडिट सेल्स को सेल्स बुक में डाल दो। ऐसे करके आप सब जर्नल्स या स्पेशल जर्नल्स भी लगा सकते हैं। और लास्ट में जो ट्रांजेक्शन्स इन 7 जर्नल्स में ना आए उसको एक 8th में डाल दो आप, जिसे हम बोलते हैं जर्नल प्रॉपर, क्लियर। अब जर्नल प्रॉपर में एंट्री क्या हुई है, सारी ट्रांजैक्शंस, जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनकी। लेकिन क्या इनसे कोई रिजल्ट निकल सकता है, नहीं, इनसे कोई भी रिजल्ट नहीं निकल सकता। तो अब हमने जब इसका स्टेप किया था, तो अब हम क्या करेंगे, इनको करेंगे लेजर में पोस्ट। लेजर में पोस्टिंग का क्या मतलब है कि भी क्लासीफाइंग, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई करेंगे
सारी एंट्रीज को जो एक जैसे नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं उनको एक अकाउंट में डाल देंगे। जैसे कैश से रिलेटेड कैश अकाउंट में डाल दी, राम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई है, राम हमसे सामान लेके गया है, एक बार लेके गया है, 2 बार लेके गया है, कैश में लेके गया, क्रेडिट, राम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है राम अकाउंट में। तो एक जैसी ट्रांजेक्शन्स को जब हम एक अकाउंट में डाल देंगे उसे हम बोलते हैं, उस बुक को बोलते हैं लेजर। और लेजर ही हमारी अकाउंटिंग की क्या होती है, प्रिंसिपल बुक होती है जिसमें आपको डाटा मिलता है। लेजर में डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इनको हम समराइज करेंगे, इनसे रिजल्ट्स भी तो निकालने हैं। अब लेजर के बाद हमारा जो काम होता है वो होता है ट्रायल बैलेंस बनाने का, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ट्रायल बैलेंस में तो आप क्या करते हो, जो भी लेजर्स ने आपको अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट हमारे लेजर में बने उनके जो बैलेंसेस हैं उन बैलेंसेस को उठाया और उसकी एक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दी, उसे हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज नॉट एनीथिंग, इसमें क्या होता है, सारे जितने भी आपके लेजर अकाउंट्स हैं उनका बैलेंसेस की समरी होती है। क्लियर। उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे क्या आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये आप लास्ट में बनाएंगे जिससे हमें रिजल्ट्स, फाइनल जो रिजल्ट्स आए हैं बिजनेस के वो पता चलेंगे। क्लियर। ये था हमारा प्रोसेस अकाउंटिंग का कि भी अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ खत्म होती है, पूरा प्रोसीजर क्या है। उसके बाद अब हमारा आ जाता है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो 2 बेस है अकाउंटिंग के, एक है हमारा कैश बेसिस और दूसरा है हमारा एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। वैसे तो हम 3rd चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैश कंसेप्ट को, या हम कह सकते हैं एक्रूअल कंसेप्ट को। तो कैश कंसेप्ट में क्या होता है, आप अकाउंट्स में तभी उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जब उससे रिलेटेड या तो कैश आया हो या कैश गया हो। जब कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में ही हो रही है उसी ट्रांजैक्शंस को आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। ये कंसेप्ट हमारा कहता है कैश बेसिस वाला कंसेप्ट। कैश बेसिस कंसेप्ट कहता है वही ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करो जिसमें कैश इन्वॉल्व है, जिसमें या तो कैश आया हो या कैश गया हो। जिन ट्रांजैक्शंस में कैश ना आया हो या ना गया हो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड मत करो। उनको हम तभी रिकॉर्ड करेंगे जब उन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कैश आएगा या जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने उधार पे माल बेच दिया तो अब कैश तो आया नहीं, उधार पे लेके गए, तो इस ट्रांजैक्शन को कैश कंसेप्ट कहता है, इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। इसको आप कब रिकॉर्ड करोगे, जब आपके लिए आपके पास उस सेल्स से के रिलेटेड कैश आ जाएगा। क्लियर। ऐसे ही हमारा अब इसके एडवांटेजेस अगर हम पढ़ें तो एडवांटेजेस तो सिंपल सी हैं कि भी सिंपल मेथड है, रियलिस्टिक है और उन लोगों के लिए है जो कंजर्वेटिज्म है, मतलब जो डरपोक टाइप के होते हैं, रिस्क नहीं उठाना चाहते, वो सिर्फ उन्हीं एंट्रीज को निकालते हैं। या फिर अगर हम कहीं इसमें कोई भी पर्सनल जजमेंट की आपको यूज करने की, एस्टिमेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, जितना कैश आया है या जितना गया है उसकी एंट्रीज कर दो। और ये उन एंटरप्राइजेस के लिए होता है जहां मोस्टली ट्रांजैक्शंस किस बेसिस पे होती हैं, कैश बेसिस पे मोस्टली ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये वहां अप्लाई हो सकता है। फिर इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इससे हमें ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता चलता। ना तो आपको बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा, ना उसकी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा। दूसरा, ये मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करता। जैसे आपने कोई भी एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विल हैव टू बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस ऑफ द पीरियड इन विच पेमेंट इज मेड इंस्टेड ऑफ पीरियड्स इन विच बेनिफिट्स आर डिराइव्ड। क्योंकि इसमें आपने क्या किया, मैचिंग कंसेप्ट में हम कहते हैं जिस साल का खर्चा उसी साल के रिवेन्यू से हम काटेंगे। क्लियर। लेकिन इसमें क्या किया, आपने मशीनरी ली, वो मशीनरी इस साल ली तो सारी कैश की पेमेंट आपने इसी साल में डाल दी, लेकिन उस मशीनरी के बेनिफिट्स तो आगे 5 या 10 सालों तक मिलेंगे आपको, तो उन सालों में आपने कुछ किया ही नहीं, सारा ही कैश इसी बार में काट दिया। तो ये मैचिंग कंसेप्ट को, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो नहीं करता। फिर थर्ड है कि भी यहाँ कैश के मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स हैं। मतलब कैश बेसिस पे जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि भी आप अपने प्रॉफिट को मैन्युपुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिखाना है तो कैश ज़्यादा दिखा दो, अगर आपको कम प्रॉफिट दिखाने हैं तो कैश वाली सेल्स को कम दिखा दो। क्लियर। कैपिटल एंड रिवेन्यू आर नॉट डिस्टिंग्विश्ड इन कैश बेसिस। इसमें ना तो कैपिटल का पता चल रहा ना रिवेन्यू का पता चल रहा, क्योंकि रिवेन्यू हम क्या कहते हैं कि जिस दिन आपकी सेल हो गई उस दिन वो रिवेन्यू हो गई, लेकिन इसमें तो कैश आ रहा है तो उसको कैश ही माना जा रहा है, ना ये पता चल रहा कैपिटल है या रिवेन्यू। क्योंकि कैपिटल क्या होती है, जो ऑनर्स लगाते हैं, लेकिन इसमें तो कैश की एंट्री होगी कि भाई उन्होंने कैश डिपॉजिट करवाया बिजनेस में, तो कैपिटल और रिवेन्यू का तो हमें अलग अलग पता ही नहीं चल रहा। और जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, इस कंसेप्ट को जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है वो नहीं मानता। फिर हमारा है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, हमने 3rd चैप्टर में भी डिस्कस किया था
इसमें हम क्या करते हैं, हम ये नहीं देखते किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कैश आ रहा है या वो क्रेडिट में है। हम जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हो जाती है, जिस दिन हमारी तरफ से ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, हम उसी दिन रिवेन्यू को क्या कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज, उसी दिन हम उस बेसिस पे एंट्री कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास 1 जनवरी को कोई ऑर्डर आता है, लेकिन 22 जनवरी को हमने क्या किया, उस ऑर्डर को डिस्पैच कर दिया, और जो उसकी पेमेंट आई वो आई 15 फरवरी को। तो कैश बेसिस तो कहता है कि भाई आप उसको कब रिकॉर्ड करोगे, 15 फरवरी को, जब उसके लिए कैश आया। लेकिन एक्रूअल बेसिस कहता है जिस दिन हमारी तरफ से वो ट्रांजेक्शन हो गई, हम उसी दिन रिकॉर्ड करेंगे। 1 जनवरी को तो सिर्फ ऑर्डर आया था, हमने ऑनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया था। हम कब रिकॉर्ड करेंगे, 22 जनवरी को, जब हमने ऑनरशिप को क्या कर दिया, ट्रांसफर, हमारी तरफ से ट्रांजेक्शन हो चुकी। तो ये कहता है एक्रूअल बेसिस कि भी इनकम्स को आप तब रिकॉर्ड करेंगे जब वो हो रही हैं, दे आर अर्नड, या तो अर्न होगी हो या एक्रूड, कि भी अगले बंदे ने देना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। हम ये नहीं देखेंगे उस इनकम के लिए हमें कैश रिसीव हो गया या नहीं, अगर हमें इनकम एक्रूड हो गई तो भी हम मान लेंगे। इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को भी मानेंगे, हमने वो एक्सपेंसेस दिए नहीं है लेकिन आउटस्टैंडिंग हो तो गए हमारी तरफ, तो हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की भी एंट्री करेंगे। ऐसे ही जो प्रीपेड है उनकी भी हम एंट्री करेंगे, क्योंकि हमने एडवांस में उनको पे कर दिया। क्लियर। उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है, वही, इससे हमें ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस पता चलेगा, और फाइनेंशियल पोजीशन भी बिजनेस की कैसी पता चलेगी, ट्रू। और जो ये मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है उसको फॉलो करता है, ये तो हमने पढ़ ही लिया, उसको फॉलो करता है, क्योंकि वो फॉलो नहीं करता। और ये कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको माना है, अप्रूव किया है, रिकॉग्नाइज किया है। और जो इसका एक हम कह सकते हैं कि एक एडवांटेज क्या है, हमारी जो प्रॉफिट्स हैं उसको कैलकुलेट करने में कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। मतलब हमें ये पता है ये रिवेन्यू है, ये कैपिटल, क्योंकि आप इसमें कैश बेसिस को नहीं ले रहे। आप अगर रिवेन्यू अर्न भी हो गया या एक्रू हो गया उसको लिख रहे हैं, जब कैश आ रहा है कैपिटल के बेसिस में उसको हम कैपिटल मान रहे हैं। तो कैपिटल और रिवेन्यू में दोनों में डिफरेंस क्लियरली आपको पता चल जाता है। क्लियर। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, इन दोनों के अगर डिफरेंस की बात करें तो आप बेसिकली इसमें डिफरेंस तो इजीली कर ही लेंगे। डिफरेंस में है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट। इसमें तो सिर्फ हम क्या करेंगे, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों ट्रांजैक्शंस को करेंगे, कैश एज वेल एज क्रेडिट। इसमें इनकम्स को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, इसको इनकम में जब रिकॉर्ड किया जाएगा जब उनके लिए कैश रिसीव हो जाए। लेकिन इसमें इनकम को तब रिकॉर्ड किया जाएगा बेशक उसके लिए कैश रिसीव हो या ना हो, अर्न्ड और एक्रूड। इसमें एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब उनके लिए कैश दिया गया हो, एक्सपेंसेस कैश में पे हो। लेकिन इसमें एक्सपेंसेस को तभी रिकॉर्ड कर दिया जाएगा बेशक उनके लिए कैश दिया हो या ना, जिस दिन वो एक्रू हो गए। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस का इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ये नहीं लेगा। लेकिन जो हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ कंसेप्ट है वो इन चीज़ों को मानता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, एक्रूड इनकम को और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को। फिर है कैपिटल और रिवेन्यू में आपको फर्क ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये तो कैश के एंट्रीज करता है, बेशक वो कैपिटल हो बेशक हो रिवेन्यू, तो इसमें कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है कैपिटल और रिवेन्यू में। लेकिन इसमें कैपिटल और रिवेन्यू आइटम्स में क्या है, डिस्टिंक्शन है। इसकी लीगल पोजीशन क्या है, कैश बेसिस को जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है वो नहीं मानता, और जो हमारा एक्रूअल बेसिस है उसको कंपनीज एक्ट 2013 ने अप्रूवल दे रखा है। इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलते हैं वो ट्रू नहीं होते, लेकिन इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलते हैं एक्रूअल वाले में वो ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाते हैं। इसकी जो सुटेबिलिटी है वो किन लोगों के लिए है, जो प्रोफेशनल पीपल हैं। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर तो पहले आपसे फीस लेगा, कैश लेगा तभी आपको सर्विसेज देगा। लॉयर्स हैं वो पहले आपसे फीस लेंगे फिर ही देंगे। लेकिन इसकी ये कहाँ अप्लाई हो सकता है, जहां बिजनेस एंटरप्राइजेस जो बिजनेस मोटिव के साथ काम कर रही हैं। बिजनेसेस में जो हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट या बेस यूज होता है वो होता है एक्रूअल वाला, और जो हमारे प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, स्कूल हैं, वहाँ हमारा जो अकाउंटिंग का बेस होता है वो होता है कैश बेसिस। ये था हमारा अकाउंटिंग का 4th चैप्टर जो हमने एक ही में कर लिया। उसके बाद आता है हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है, आप दोनों को ही यूज करते हो। दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द मिक्सचर ऑफ कैश एंड एक्रूअल। नाम से ही पता चल रहा है हाइब्रिड, जिसमें आप कैश और एक्रूअल दोनों को यूज करते हो। उस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को हम बोलते हैं हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या किया जाता है, अंडर हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिवेन्यूज एंड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। इसमें आप जो रिवेन्यूज हैं, रिवेन्यूज और एसेट्स, रिवेन्यू और एसेट को तो रिकॉर्ड करते हो कैश बेसिस पे, लेकिन एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हो एक्रूअल बेसिस पे।
Clear? Usually professional people such as doctor, lawyers adopt this method and prepare receipts and expenditure account to ascertain their net income during a period. ये वाला जो मेथड है हाइब्रिड वाला, इसमें आप क्या करते हैं, रिवेन्यू एंड एसेट्स को किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कैश बेसिस पे, एक्सपेंसेस एंड लाइबिलिटीज को किस पे रिकॉर्ड करते हैं, एक्रूअल बेसिस पे। और इसे कौन फॉलो करता है, प्रोफेशनल पीपल्स, जैसे डॉक्टर हो गए, लॉयर्स हो गए। क्लियर? दे इग्नोर देयर आउटस्टैंडिंग इनकम, वो अपनी आउटस्टैंडिंग इनकम को क्या कर देते हैं, इग्नोर, लेकिन अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि वो तो उन्हें दे नहीं देने हैं, उनको तो वो कंसीडर करते हैं, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं सॉरी, उनको कंसीडर नहीं करते। द आइडिया इज टू क्लेम डिडक्शन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम। और वो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं उनको क्यों कंसीडर करते हैं, ताकि उन्हें टैक्स में कुछ कंसेशन मिल जाए, कुछ रिबेट मिल जाए, डिडक्शन मिल जाए। हाइब्रिड जो है एक अप्रूव्ड एंड एक्सेप्टेबल सिस्टम है जजमेंट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के अकॉर्डिंग ये एक्सेप्टेबल भी है और अप्रूव्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। ये था हमारा 4th चैप्टर। थैंक यू। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो दिशा क्लासेस को प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 11th क्लास के बच्चों को भी आप शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई नेट की प्रिपरेशन कर रहा है या एस्टेट पीजीटी कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियोस बिल्कुल हेल्पफुल हैं। उनका हर एक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।